एक राष्ट्र का निर्माण, हाँ ये सुनने में कैसा लगता है? हाँ, मतलब अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि नक्शे पर खींची गई कुछ लकीरें होंगी। बिल्कुल, कुछ लकीरें, एक झंडा या शायद एक संविधान। लेकिन अगर हम थोड़ी और गहराई में जाएं, तो क्या एक देश सिर्फ इन्हीं चीजों से बनता है? मुझे तो नहीं लगता। इसका असली आधार तो उन अनगिनत विविधताओं में छिपा है। हाँ, अलग अलग आवाजों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को एक साथ पिरोने में यही चीजें तो एक देश को असल में जीवंत बनाती है ना? एकदम सही। और आज की इस गहन चर्चा में हम भारत के एक ऐसे ही दौर की बात करने वाले हैं जिसने इस देश की नींव को सच में हिलाकर रख दिया था। पर फिर उसी नींव को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। हम बात कर रहे हैं 1980s की। सीखने और जानने की गहरी इच्छा रखने वालों के लिए आज का ये विषय बहुत ही शानदार होने वाला है। बिल्कुल। आज हम मुख्य रूप से 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान के स्रोतों के आधार पर ये समझेंगे कि कैसे भारत ने अलगाववाद और अपनी अपार विविधताओं की चुनौतियों का सामना किया। और हाँ, इससे पहले कि हम इस सफर पर निकलें, एक छोटी सी बात स्पष्ट करना जरूरी है। आज हम जो भी चर्चा करेंगे वो पूरी तरह से ऐतिहासिक दस्तावेजों और राजनीति विज्ञान के तथ्यों पर आधारित है। जी, हमारा मकसद इतिहास के उन पन्नों को निष्पक्ष रूप से समझना है। हाँ। हमारा काम किसी भी राजनीतिक विचारधारा या आज की किसी बहस का समर्थन करना नहीं है। हम बस तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी भी है ताकि हम इतिहास से सही सबक ले सकें। बिल्कुल। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये जो आपने कहा ना कि राष्ट्र निर्माण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और बस और काम पूरा हो गया। हाँ, लेकिन असल चुनौती तो उसके बाद शुरू हुई थी। अगर हम 1980 के दशक पर गौर करें तो राजनीति विज्ञान में इसे स्वायत्तता के दशक के रूप में देखा जाता है। स्वायत्तता का दशक मतलब ऐसा समय जब देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपने अधिकारों और अपनी पहचान के लिए ज्यादा ताकत मांग रहे थे। बिल्कुल। और जब हम इन मांगों को देखते हैं तो एक सवाल जहन में आता है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? ये क्षेत्रीय भावनाएं इतनी उग्र क्यों हो गई? इसके पीछे कई कारण थे। स्रोतों के अनुसार क्षेत्रीयता के उभरने के 5 प्रमुख कारण थे। पहला तो धार्मिक विभिन्नता। हाँ, और सांस्कृतिक और भौगोलिक विभिन्नता भी। भारत जैसे विशाल देश में तो ये बहुत आम बात है। सही कहा। लेकिन इन बुनियादी भिन्नताओं में कुछ और चीजें जुड़ गईं। सबसे बड़ी बात थी राजनीतिक स्वार्थ और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय। मतलब जब इन दलों ने देखा कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां उनके इलाके की खास जरूरतों को नहीं समझ पा रही हैं, तो उन्होंने स्थानीय पहचान को ही अपना हथियार बना लिया। जब लोगों को ये महसूस होने लगा कि दिल्ली में बैठी सरकार उनकी भाषा या संसाधनों की परवाह नहीं कर रही है, तो वही विविधता एक राजनीतिक आंदोलन बन गई। लेकिन एक बात सोचिए, क्या ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं था? कैसा रिस्क? इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में इस तरह की स्वायत्तता की मांग उठती है तो सरकारें उसे पूरी ताकत से कुचल देती हैं। और शुरुआत में भारत सरकार ने भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी। हाँ, शुरुआती प्रतिक्रिया तो अक्सर दबाव वाली ही होती है। लेकिन फिर रणनीति बदल दी गई। जिन समूहों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए थे, सरकार उन्हीं के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत करने लगी। क्या ये देश को कमजोर दिखाने वाला कदम नहीं था? देखिए, शुरुआत में कई लोगों को ऐसा ही लगा था, लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच एक अनोखा संतुलन साधा। अनोखा संतुलन मतलब दुनिया के कई देश मानते हैं कि अगर आप अपनी क्षेत्रीय पहचान को ज्यादा अहमियत देंगे तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। लेकिन भारत ने एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का होना कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल, बल्कि ये लोकतंत्र की निशानी है। आप बल प्रयोग से आवाजें दबा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। स्थायी समाधान लोकतांत्रिक बातचीत से ही निकलता है। ये नजरिया वाकई में बहुत परिपक्व था, लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। कतई नहीं। अगर हम आजादी के तुरंत बाद के दौर को देखें तो लाखों लोगों का विस्थापन हुआ, सैकड़ों रियासतों को जोड़ने की जद्दोजहद चल रही थी। और इसी जद्दोजहद में सबसे जटिल मुद्दा बनकर जो सामने आया वो था जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का मामला शुरुआत से ही बहुत पेचीदा रहा है। आजादी के समय कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी जहां महाराजा हरि सिंह का शासन था, और वो ना तो भारत में मिलना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में। हाँ, लेकिन अक्टूबर 1947 में हालात अचानक पलट गए। पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। और उस संकट के बीच महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए।
और इसी विलय के बाद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए। अगर हम इसके राजनीतिक सफरनामे को देखें तो 1953 से लेकर 74 तक यहाँ की राजनीति में कांग्रेस का काफी दबदबा रहा। जी, और एक दिलचस्प बात, 1948 में शेख अब्दुल्ला यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री? हाँ, उस समय राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। फिर 1974 में शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ और वो फिर से सत्ता में लौटे। 1982 में उनके निधन के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसी दौरान राज्य में कुछ और ही पक रहा था। सही कहा। 1980 के दशक के मध्य आते आते आम जनता के बीच चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर एक गहरा अविश्वास पैदा होने लगा था। लोगों को लगने लगा था कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। और इसी हताशा ने 1989 तक आते आते राज्य में एक उग्रवादी आंदोलन को जन्म दे दिया। बिल्कुल। और जब हम इन अलगाववादियों की बात करते हैं तो स्रोतों से ये साफ पता चलता है कि ये सभी एक ही चीज नहीं मांग रहे थे। इनकी 3 अलग-अलग धाराएं थी। अच्छा, वे 3 धाराएं क्या थीं? पहला धड़ा वो था जो पूरी तरह से स्वतंत्र कश्मीर चाहता था, न भारत न पाकिस्तान। दूसरा समूह कश्मीर का विलय पाकिस्तान में कराना चाहता था। और तीसरा तबका मानता था कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा रहे, लेकिन वे राज्य के लिए और भी ज्यादा स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। और वर्तमान स्थिति अगर देखें तो काफी कुछ बदल चुका है। केंद्र सरकार अब जिन समूहों के साथ बातचीत कर रही है, वहां अलग राष्ट्र की मांग हाशिए पर चली गई है। हाँ, अब मुख्य जोर भारत संघ के भीतर ही स्वायत्तता पर है। यहाँ बात सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इससे ये समझ आता है कि समय के साथ राजनीतिक मांगे भी कैसे बदल जाती हैं। एकदम सही। अब इसी तर्ज पर अगर हम कश्मीर से निकलकर पंजाब की तरफ चलें, तो वहां भी हमें शुरुआत अपनी पहचान के गर्व से होती दिखती है और अंत एक हिंसक विद्रोह में। पंजाब का दर्द भी भाषाई अस्मिता और स्वायत्तता के इर्द गिर्द बुना गया है। इसकी जड़ें 1920 के दशक के अकाली दल तक जाती हैं। आजादी के बाद जब भाषा के आधार पर राज्य बन रहे थे, तो पंजाब में भी पंजाबी सूबे की मांग उठी थी, है ना? जी, काफी संघर्ष के बाद 1966 में जाकर पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने और एक नया पंजाबी भाषी सूबा सामने आया। लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई। 1970 के दशक में अकालियों ने महसूस किया कि केंद्र सरकार के पास बहुत ज्यादा ताकत है, और इसी के चलते 1973 में वो मशहूर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास हुआ। लेकिन जरा रुकिए, इस प्रस्ताव को लेकर अक्सर काफी भ्रम रहता है। क्या ये प्रस्ताव शुरुआत से ही अलग देश की मांग कर रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। ये प्रस्ताव मूल रूप से राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहा था। मतलब केंद्र का दखल कम हो? हाँ, शुरुआत में इसका आम लोगों पर कोई गहरा असर नहीं पड़ा था, लेकिन हालात तब बिगड़े जब 1980 में अकाली दल की सरकार को केंद्र द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। और जब लोकतांत्रिक रास्ते बंद होते दिखे, तो आंदोलन की कमान चरमपंथियों के हाथों में चली गई। सही कहा। आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। कुछ तत्वों ने तो खालिस्तान नाम का एक नया देश बनाने की हिंसक वकालत शुरू कर दी। और इसके बाद जो हुआ, वो भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों में दर्ज है। उग्रवादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर को अपना बेस बना लिया। और उन्हें बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम की सैन्य कार्रवाई की। सैन्य नजरिए से शायद वो जरूरी रहा हो, लेकिन इसने बहुत गहरा घाव दिया। सिखों की भावनाएं बुरी तरह आहत हुई। उस एक घटना ने पूरे समुदाय को झकझोर दिया और इसके दुखद परिणाम स्वरूप 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। और उसके ठीक बाद जो भयानक सिख विरोधी दंगे भड़के, वे रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये वो समय था जब देश वाकई एक बहुत गहरे संकट में था, लेकिन फिर शांति की कोशिशें भी हुई। हाँ, 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच पंजाब समझौता हुआ। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो यह समझौता एक बहुत बड़ा सबक है। यह बताता है कि समाधान हमेशा बातचीत से ही निकलता है। इस समझौते में चंडीगढ़ पंजाब को देने और जल बंटवारे जैसे मुद्दों पर सहमति बनी, और फिर 1997 में जब अकाली दल और भाजपा गठबंधन ने चुनाव जीता, तो शांति की वापसी पुख्ता हो गई। बिल्कुल। अब देश के उत्तर पश्चिम से सीधे चलते हैं एकदम पूर्व की ओर, पूर्व उत्तर भारत।
7 बहनें या 7 सिस्टर्स कहलाने वाले ये राज्य ये अक्सर मुख्यधारा की राजनीति से कटे हुए महसूस करते रहे हैं। और इसका बड़ा कारण उनका भूगोल है। पूरे देश की आबादी का सिर्फ 4% हिस्सा वहां रहता है। लेकिन इनकी सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से मिलती हैं। ये भौगोलिक अलगाव एक मनोवैज्ञानिक दूरी पैदा करता है। सही कहा। इस क्षेत्र की राजनीति को अगर हम समझें तो स्रोतों के अनुसार ये मुख्य रूप से 3 बड़े मुद्दों में बटी है: स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। स्वायत्तता की मांग तो वहां भी थी। मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी पूरा इलाका असमी तो था पहले। हाँ, और असम के अंदर कई जनजाति समुदाय थे, जैसे बोडो, कार्बी और दिमासा। उन्हें लगा कि असमिया सरकार उन पर अपनी भाषा थोप रही है। तो उन्होंने अलग राज्यों की मांग की और सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए कुछ के लिए स्वायत्त परिषदें बना दी। लेकिन वहां अलगाववादी आंदोलन बहुत ही उग्र रहे। मिजोरम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैंने पढ़ा था कि 1959 में वहां एक भयानक अकाल पड़ा था। जी, मौता मकाल। बांस के जंगलों में फूल आने से चूहों की आबादी बढ़ गई और फसलें तबाह हो गईं। और सबसे दुखद बात यह थी कि असम सरकार उस समय पूरी तरह विफल रही। बस इसी विफलता ने अलगाववाद को जन्म दिया। 1966 में लालडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट ने सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। 20 सालों तक वहां गुरिल्ला युद्ध चला। फिर 1986 में राजीव गांधी और लालडेंगा के बीच शांति समझौता हुआ। और आज मिजोरम पूर्वोत्तर के सबसे शांत राज्यों में से एक है। नागालैंड में भी 1951 में अंगुमी जापू फिजो के नेतृत्व में सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ था। वहां भी 2015 में भारत सरकार का शांति समझौता हुआ। अब आते हैं तीसरे सबसे बड़े मुद्दे पर, बाहरी लोगों का विरोध। असम में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ 1979 से ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू का आंदोलन। असम के लोगों का डर था कि अवैध प्रवासी उनकी संस्कृति और रोजगार खत्म कर देंगे। 1985 में राजीव गांधी सरकार के साथ शांति समझौता हुआ। ये मुद्दा आज भी कितना प्रासंगिक है ना? बहुत ज्यादा। अब उत्तर और पूर्वोत्तर के बाद अगर हम दक्षिण भारत की तरफ रुख करें, वहां का परिदृश्य बिल्कुल अलग था। दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार कहा जाता है, उनके नेतृत्व में द्रविड़ आंदोलन चला। जहां बाकी जगहों पर लोग अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, वहां द्रविड़ आंदोलन एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहा था। उनका गुस्सा ब्राह्मणवाद, उत्तर भारत के वर्चस्व और हिंदी भाषा को लेकर था। उनका मानना था कि हिंदी थोपना उनकी संस्कृति को कुचलने जैसा है। इसी से द्रविड़ कड़गम का उदय हुआ, जो बाद में डीएमके और एआईडीएमके जैसी पार्टियों में बटा। आज ये पार्टियां लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। बिल्कुल। अब इस चर्चा को पूरा करने के लिए हमें सिक्किम और गोवा की बात करनी चाहिए। आजादी के समय सिक्किम में राजा चोग्याल का शासन था, लेकिन जनता में लोकतांत्रिक भावनाएं उफान पर थीं। और जब जनता की मांग बढ़ी तो 1975 में जनमत संग्रह के बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। और गोवा में तो आजादी के बाद भी पुर्तगाली जमे हुए थे। महाराष्ट्र के सत्याग्रहियों ने आंदोलन किया और दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने उसे आजाद कराया। और एक ऐतिहासिक तथ्य ये है कि जनवरी 1967 में गोवा में भारत का पहला जनमत संग्रह या ओपिनियन पोल हुआ था, यह तय करने के लिए कि वह महाराष्ट्र में मिलेगा या अलग रहेगा। और अंततः 1987 में उसे राज्य का दर्जा मिला। तो हमने इतनी सारी घटनाओं पर चर्चा की, तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इन तमाम त्रासदियों और समझौतों से हमने आखिर सीखा क्या? स्रोतों के आधार पर 4 ठोस सबक सामने आते हैं। पहला, क्षेत्रीय आकांक्षा है लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। दूसरा सबक यह कि इन्हें दबाने के बजाय लोकतांत्रिक बातचीत ही सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा, सत्ता की साझेदारी या पावर शेयरिंग के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। और चौथा, क्षेत्रीय असंतुलन यानी आर्थिक विकास के अंतर पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, वरना अलगाव जन्म लेता है। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि विविधता कोई खतरा नहीं है। भारत ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इसे अपनी ताकत बनाया है। जटिल समस्याओं के समाधान बातचीत और लचीलेपन में ही छिपे होते हैं। और इसके अंत में मैं एक विचार छोड़ के जाना चाहूंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को हम अक्सर राष्ट्र की एकता के लिए खतरा मान लेते हैं, वही दरअसल एक सच्चे लोकतंत्र को लगातार जीवंत और जवाबदेह बनाए रखने का सबसे कारगर जरिया हो? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। एक बहुत ही शानदार सवाल है ये। और इसी के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।